अगर हम एक अस्पताल के बहुत ही शांत कमरे की कल्पना करें जहां एक बड़ी सी मेज पर एक भारी भरकम और पुरानी मेडिकल फाइल रखी है। हाँ, मेडिकल फाइल सुनते ही दिमाग में आता है कि डॉक्टर एक्सरे देखेगा और सीधे बता देगा कि दिक्कत कहाँ है। बिल्कुल। आमतौर पर डायग्नोसिस में एक सटीकता होती है। मतलब हड्डी टूटी है तो एक्सरे में वो सफेद लाइन दिख जाएगी, है ना? एकदम सही। डॉक्टर सीधा उंगली रखकर कहेगा कि भाई ये रही दिक्कत, प्लास्टर लगा दो। लेकिन जब हम इस मेज पर रखी फाइल को खोलते हैं और ध्यान दें कि ये मरीज कोई और नहीं बल्कि हमारी अपनी पृथ्वी है, तो चीजें इतनी आसान नहीं रह जाती हैं। हाँ, क्योंकि पृथ्वी के मामले में कोई एक एक्सरे मशीन काम नहीं करती। यहाँ दर्द कहीं और होता है और बीमारी की जड़ कहीं और। सही कहा। इसके लक्षण पकड़ना सचमुच बहुत मुश्किल है। और इसी उलझी हुई स्थिति को डिकोड करने के लिए आज की इस गहन चर्चा में हमारे हाथ कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोत सामग्री लगी है। और मजे की बात यह है कि ये कोई बड़े वैज्ञानिक जर्नल या अंतर्राष्ट्रीय यूएन की रिपोर्ट्स नहीं हैं। बिल्कुल नहीं, बल्कि ये तो यूपीटीईटी, सुपर टीईटी और सीटीईटी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बनाए गए बेहतरीन नोट्स हैं। हाँ, ये वीआईपी विवेक सर के क्लास नोट्स हैं और इनकी स्लाइड टू स्लाइड एक्सप्लेनेशंस हैं, जिनका फोकस एकदम एग्जाम ओरिएंटेड और कॉन्सेप्ट क्लियर करने पर है। और मैं बता दूं कि ये सामग्री कितनी काम की है। अगर किसी को डेली वीडियो की पीडीएफ और ये बेस्ट नोट्स चाहिए तो वो उनके पेड टेलीग्राम ग्रुप में सिर्फ 100 रुपए का छोटा सा पेमेंट करके हमेशा के लिए जुड़ सकता है। बिल्कुल, लिंक अक्सर कमेंट में पिन रहता है और स्क्रीनशॉट भेजना जरूरी होता है। लेकिन इन नोट्स की सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? क्या? इनमें तथ्यों और अंतर्राष्ट्रीय संधियों को याद रखने के लिए बहुत ही गजब की और मजेदार मेमोरी ट्रिक्स का इस्तेमाल किया गया है। अरे वाह! लेकिन देखो, हमारा मकसद यहाँ बैठकर सिर्फ तारीखें रट्टा मारना नहीं है। हम तो इस फाइल के जरिए ये समझना चाहते हैं कि दशकों से मानव जाति ने पर्यावरण रूपी इस मरीज के इलाज में क्या-क्या किया है। बिल्कुल, हर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मानो एक नए लक्षण की पहचान है और हर प्रोटोकॉल उसका एक नया प्रिस्क्रिप्शन। तो चलिए इस मेडिकल हिस्ट्री के पहले पन्ने को पलटते हैं और सीधे 1970 के दशक में चलते हैं। इलाज शुरू करने से पहले सबसे जरूरी कदम होता है ये मानना कि मरीज वाकई बीमार है। 70 का दशक वो समय था जब दुनिया ने पहली बार माना कि पृथ्वी बीमार है। और इसका पहला बड़ा प्रिस्क्रिप्शन लिखा गया 1971 में रामसर कन्वेंशन के रूप में। हाँ, 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में दुनिया भर के लोग आर्द्र भूमियों यानी वेटलैंड्स को बचाने के लिए इकट्ठा हुए। और यहाँ इन मास्टर क्लास नोट्स की रचनात्मकता की दाद देनी पड़ेगी। 1971 को याद रखने के लिए सीधे रामायण का संदर्भ दे दिया गया है। अच्छा, वो कैसे? नोट्स में लिखा है, राम भगवान ने रावण का सर काटा क्योंकि वो समाज के लिए खतरा था। खतरा यानी 71 और रामसर मतलब रामसर। अरे क्या बात है, ये तो इंसानी मनोविज्ञान का बेहतरीन इस्तेमाल है। हमारा दिमाग आंकड़ों से ज्यादा कहानियों को याद रखता है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम इस 71 के प्रिस्क्रिप्शन के पीछे के विज्ञान को देखें तो ये बहुत महत्वपूर्ण था। आपने बताया था कि वेटलैंड्स पृथ्वी के गुर्दे या किडनी की तरह काम करते हैं। हाँ, जैसे हमारे शरीर में किडनी खून को साफ करती हैं, वैसे ही दलदल और आर्द्र भूमियां पानी से जहरीले तत्वों को सोख लेती हैं। मतलब वो बाढ़ के पानी को स्पंज की तरह सोखती हैं। बिल्कुल, और तेजी से हो रहे शहरीकरण के कारण हम इन दलदलों को सुखाकर वहां कंक्रीट के जंगल बना रहे थे। इसलिए सबसे पहले पृथ्वी की इस किडनी को बचाना जरूरी था। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब सबसे पहले शरीर का फिल्ट्रेशन सिस्टम बचाया गया और फिर इसके ठीक 1 साल बाद एक बहुत बड़ा फुल बॉडी चेकअप हुआ। हाँ, 1972 का स्टॉकहोम सम्मेलन, ये स्वीडन में 5 से 16 जून तक चला था। और इसी से 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत हुई। यहाँ की ट्रिक भी मजेदार है। इंसान खाने की चीजें स्टॉक करके घर में रखता है ताकि जिंदगी बेहतर चले। बेहतर यानी बेहतर। सच में ये ट्रिक्स कमाल की हैं। स्टॉकहोम सम्मेलन को ना वैश्विक पर्यावरण कूटनीति का जन्म स्थान माना जाता है। पहली बार 113 देश एक साथ बैठे और बोले कि हवा और पानी की कोई राष्ट्रीय सीमाएं नहीं होती। बिल्कुल, लेकिन इन नोट्स को देखते मुझे एक बात पर चर्चा करनी है। स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का एक बहुत ही मशहूर बयान यहाँ लाल स्याही से हाईलाइट किया गया है। कौन सा बयान? पॉवर्टी इज द बिगेस्ट पोल्यूटर, यानी गरीबी सबसे बड़ा प्रदूषक है। अब मैं इस पर रुकना चाहूंगा। इसका मतलब क्या है? क्या वो ये कह रही थी कि गरीब लोग प्रदूषण फैलाते हैं? देखो,
अगर इसे सतही तौर पर देखा जाए तो ये काफी विवादित लग सकता है, लेकिन इसके पीछे की गहराई को समझना होगा। गहराई मतलब उस समय का क्या संदर्भ था? उस समय विकसित और विकासशील देशों के बीच एक बड़ी वैचारिक जंग चल रही थी। पश्चिमी देश, जिन्होंने अपना औद्योगिकरण पूरा कर लिया था, वे कह रहे थे कि अब हमें प्रकृति को बचाना है। मतलब अपना पेट भरने के बाद उन्हें पर्यावरण की याद आ गई। एकदम सही। और वहीं विकासशील देशों का तर्क था कि हमारे लोग भूख से मर रहे हैं। जब किसी के पास पकाने के लिए साफ ईंधन नहीं है तो वो लकड़ी ही काटेगा। हाँ, जब तक लोगों को गरीबी से बाहर नहीं निकालेंगे तब तक हम उनसे जंगल बचाने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल। और इस एक वाक्य ने दुनिया के विमर्श को पलट दिया। ये साबित कर दिया कि इंसान के आर्थिक विकास और पर्यावरण को अलग-अलग करके नहीं देखा जा सकता। क्या शानदार नजरिया है। मतलब पश्चिमी देश सिर्फ ऊपरी लक्षणों का इलाज कर रहे थे, जबकि विकासशील देश बीमारी की असली जड़ पर बात कर रहे थे। हाँ, और फिर इस बुनियादी जागरूकता के बाद दुनिया का ध्यान कुछ बहुत ही विशिष्ट खतरों की तरफ गया। जैसे कि 1973 में वॉशिंगटन डीसी में हुई CITES यानी साइट्स की बैठक, जो 75 में लागू हुई। सही कहा। इसका उद्देश्य संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर रोक लगाना था। अगर हम अपनी मेडिकल वाली बात को आगे बढ़ाएं तो साइट्स को आप पृथ्वी के इम्यून सिस्टम को बाहर से मजबूत करने वाला एक बैरियर मान सकते हैं। हाँ, ये प्रकृति के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कस्टम विभाग की तरह काम करता है। हाथियों के दांत, गैंडों के सींग, इन सब का व्यापार एक वैश्विक माफिया बन चुका था। और साइट्स ने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी देश इस अवैध व्यापार का सुरक्षित अड्डा ना बने। ये तो समझ आता है। लेकिन क्या हुआ? कुछ और भी है क्या नोट्स में? हाँ यार, अब मैं एक ऐसी जगह पे अटक गया हूं जिसने मुझे सच में उल्टा दिया है। अच्छा, ऐसा क्या है? हम EVS के नोट्स पढ़ रहे हैं। सब कुछ पेड़ पौधे जानवरों के बारे में है, लेकिन अचानक बीच में 1925 का जिनेवा प्रोटोकॉल का जिक्र है। जो रासायनिक और जैविक हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है। वही, और ट्रिक दी गई है कि नभ में पक्षी उड़ते हैं। पक्षी यानी 25। लेकिन मेरा सवाल यह है कि हथियारों के समझौते का पर्यावरण से क्या लेना देना? देखो, ये एक बहुत ही गहरा सवाल है और अक्सर इसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। हम युद्ध को हमेशा इंसानी मौतों के नजरिए से देखते हैं, है ना? हाँ। बम गिरते हैं तो इमारतें टूटती हैं, इंसान मरते हैं। पर्यावरण को इतना लंबा नुकसान कैसे? क्योंकि यहाँ बात सिर्फ बारूद की नहीं हो रही है। जब रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल होता है, जैसे वियतनाम युद्ध में एजेंट ऑरेंज का हुआ था, तो वो सिर्फ सैनिकों को नहीं मारता। तो और क्या करता है? वो पीढ़ियों तक मिट्टी के DNA को बदल देता है। एजेंट ऑरेंज ने लाखों हेक्टेयर घने जंगलों को रातों रात राख में बदल दिया था। बाप रे, ये तो बहुत खौफनाक है। हाँ, और उस मिट्टी को इतना बंजर और जहरीला कर दिया कि दशकों बाद भी वहां पैदा होने वाले बच्चों में गंभीर बीमारियां देखी गई। अच्छा, इसीलिए जिनेवा प्रोटोकॉल को EVS में रखा गया है, क्योंकि रासायनिक हथियारों का प्रतिबंध असल में पर्यावरण को एक ऐसे कैंसर से बचाने की कोशिश है जो पीढ़ियों तक चलता है। बिल्कुल, युद्ध सिर्फ आज को नहीं, भविष्य की मिट्टी को भी मारता है। ये वाकई डराने वाला है। खैर, अब हम इस फाइल के सबसे दिलचस्प दौर में आते हैं, 80 और 90 का दशक। हाँ, ये वो दौर था जब बीमारी सिर्फ जमीन पर नहीं थी, बल्कि आसमान में हमारी रक्षा करने वाली ओजोन परत तक पहुंच चुकी थी। और इसी दशक में एक नया शब्द गढ़ा गया, सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसकी आधिकारिक शुरुआत हुई थी 1987 की बर्टलैंड रिपोर्ट से, जिसकी थीम थी आवर कॉमन फ्यूचर। और इस 1987 के साल को याद रखने की ट्रिक देखिए। बर्ट यानी बांटना और लैंड मतलब भूमि। तो भूमि वही बांटेगा जिसकी सत्ता हो। सत्ता मतलब 87। क्या बात है! और ये रिपोर्ट ना असल में एक चेतावनी थी। कैसी चेतावनी? इसने दुनिया को समझाया कि विकास ऐसा होना चाहिए जो हमारी आज की जरूरतों पूरी करे, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के संसाधनों को दांव पर लगाए बिना। आसान भाषा में कहें तो अपने हिस्से के फल खाओ, लेकिन उस पेड़ को मत काटो जो भविष्य में बच्चों को फल देगा। एकदम सटीक बात। और इसी दौर की एक और चौंकाने वाली एंट्री है नोट्स में। ADRI यानी एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट वाली। हाँ, 1985 में पटना में कचरा प्रबंधन पर बात हो रही थी। और इसकी ट्रिक है, सिया का हरण रावण ने किया जो पिशाच था। पिशाच मतलब 85। लेकिन यार 85 में कचरे की चिंता? उस समय तो कंप्यूटर आम घरों में आए भी नहीं थे। यही तो इस संगठन की दूरदर्शिता थी। जब दुनिया सिर्फ प्लास्टिक से लड़ रही थी,
तब ई कचरे जैसे भविष्य के खतरे को पहचानना बड़ी बात थी। ये कचरा इतना खतरनाक क्यों है? देखो, जब एक पुराना मोबाइल या मदरबोर्ड जमीन में दबता है तो उसमें से सीसा, पारा और कैडमियम जैसी भारी धातुएं सीधे हमारे ग्राउंड वाटर में मिल जाती हैं। ये धीमा जहर है। कमाल है। लेकिन 1987 का साल सिर्फ बर्टलन रिपोर्ट के लिए ही नहीं जाना जाता। हाँ, इसी साल एक ऐसा प्रिस्क्रिप्शन लिखा गया जिसने सच में मरीज की जान बचा ली। 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुए। इसका उद्देश्य ओजोन परत को नष्ट करने वाले CFC रसायनों को रोकना था। और इसे अब तक की सबसे सफल पर्यावरण संधि माना जाता है। ओजोन परत का वो छेद अब धीरे धीरे भर रहा है। लेकिन एक बात बताइए, ऐसा क्यों हुआ कि मॉन्ट्रियल तो सफल हो गया, लेकिन बाकी संधियां हमेशा संघर्ष करती रहीं? ऐसा क्या जादू था इसमें? इसके पीछे कोई जादू नहीं, बल्कि विशुद्ध अर्थशास्त्र और डर था। पहली बात, खतरा बहुत व्यक्तिगत था। ओजोन परत में छेद का मतलब था सीधे स्किन कैंसर और अंधापन। मतलब जब आग खुद के घर तक पहुंचती है तो लोग जल्दी बाल्टी उठाते हैं? बिल्कुल। और दूसरी बात, समाधान आर्थिक रूप से संभव था। CFC का इस्तेमाल फ्रिज और AC में होता था। तो कंपनियों ने विरोध नहीं किया? शुरू में किया, लेकिन जल्द ही उन्हें HFC के रूप में एक सस्ता विकल्प मिल गया। उन्होंने अपनी मशीनें बदलीं और व्यापार चलता रहा। अरे वाह! मतलब अर्थव्यवस्था के इंजन को रोकना नहीं पड़ा, बस उसका ईंधन बदलना पड़ा। बिल्कुल। इलाज कड़वा नहीं था, इसलिए दुनिया ने उसे आसानी से पी लिया। सही कहा। और शायद इसी सफलता के आत्मविश्वास ने नींव रखी 1992 के उस महासम्मेलन की, जिसे हम पृथ्वी सम्मेलन या अर्थ समिट कहते हैं। हाँ, रियो डी जेनेरियो में। इसकी ट्रिक है, पृथ्वी अन्य ग्रहों की तरह वीरान नहीं है। वीरान मतलब 92। रियो सम्मेलन सच में एक महाकुंभ था। यहीं से जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता को बचाने के लिए रास्ते तय किए गए। अब यहाँ पर ना नोट्स का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा आता है। इसे PYQ मास्टर मैट्रिक्स कहा गया है। वो तुलनात्मक चार्ट? हाँ, अक्सर प्रतियोगी परीक्षा देने वाले छात्रों और आम लोग भी मॉन्ट्रियल और क्योटो प्रोटोकॉल के बीच बुरी तरह उलझ जाते हैं। बिल्कुल। ये सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनके लक्ष्य एकदम अलग थे। तो चलिए इसे हमेशा के लिए सुलझाते हैं। मॉन्ट्रियल 87 का था, फोकस था ओजोन और CFC, लेकिन सन 97 का क्योटो प्रोटोकॉल क्या था? क्योटो का सीधा लक्ष्य था ग्लोबल वार्मिंग को रोकना। इसके लिए ग्रीन हाउस गैसों, खासकर कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना था। तो औद्योगिक देशों पर सख्त कानूनी पाबंदी लगाई गई। हाँ, तो आसान भाषा में मॉन्ट्रियल का मतलब ओजोन का छेद भरना और क्योटो का मतलब पृथ्वी का बुखार कम करना। लेकिन आपने कहा कि मॉन्ट्रियल सफल रहा, क्योटो का क्या हुआ? क्योटो बुरी तरह लड़खड़ा गया, और इसका कारण फिर से अर्थशास्त्र ही था। मॉन्ट्रियल में सिर्फ फ्रिज की गैस बदलनी थी। हाँ, और क्योटो में? क्योटो में कार्बन उत्सर्जन कम करना था। मतलब कोयले के पावर प्लांट बंद करना, पेट्रोल की कारें रोकना, फैक्ट्रियों का काम कम करना। ओहो, मतलब यहाँ इलाज के लिए एक दवा नहीं बदलनी थी, बल्कि पूरे शरीर के काम करने का तरीका ही बदलना था। एकदम सही। कार्बन हमारी आधुनिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। विकसित देशों ने ये कहकर हाथ खींच लिया कि इससे उनकी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। मतलब क्योटो एक ऐसी कड़वी दवा थी जिसे कोई पीना नहीं चाहता था। ये तुलना सचमुच आंखें खोलने वाली है। और इसी अर्थ समिट के दायरे में 2000 का काटा जना प्रोटोकॉल भी आता है। हाँ, बायोसेफ्टी और जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों पर। ट्रिक है, काटा, किसी चीज को काटेंगे तो वो खत्म होकर शून्य हो जाएगी। शून्य यानी सन 2000। लेकिन सोचिए, एक फसल उगाने के लिए इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल की क्या जरूरत पड़ गई? मैं भी यही सोच रहा था, क्यों पड़े? क्योंकि यहाँ बात जेनेटिक प्रदूषण की थी। जेनेटिक प्रदूषण? हवा पानी का प्रदूषण तो सुनाई, ये क्या बला है? देखो, कल्पना करो कि वैज्ञानिकों ने लैब में एक ऐसी मक्की की फसल बनाई जो किसी कीटनाशक से नहीं मरती। सुनने में तो अच्छा लगता है। हाँ, लेकिन अगर वो खेत में उगाई जाए और उसकी पराग उड़कर आसपास के जंगली घास फूस से मिल जाए तो क्या होगा? क्या वो जंगली घास भी सुपर घास बन जाएगी? बिल्कुल। वो एक ऐसा सुपरवीड बन जाएगा जिसे कोई रसायन नहीं मार पाएगा। वो स्थानीय पौधों को पूरी तरह नष्ट कर देगा। बाप रे, ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। काटा जना प्रोटोकॉल ने इसे ही रोका था। हाँ, ये सुनिश्चित किया कि कोई भी देश बिना सख्त जांच के ऐसी जेनेटिकली मॉडिफाइड चीजें दूसरे देश में नहीं भेजेगा। कमाल है। खैर, ये सब सुनकर ऐसा लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के पन्नों में सिर्फ बड़े नेता AC कमरों में बैठकर नीतियां बना रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है।
अब हम इस मेडिकल फाइल के सबसे प्रेरणादायक हिस्से पर आते हैं, पृथ्वी का अपना असली इम्यून सिस्टम। हाँ, जिन्हें नोट्स में पर्यावरण के महान नायक कहा गया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने संधियों के लागू होने का इंतजार नहीं किया। बिल्कुल, ये हिस्सा बताता है कि जमीनी स्तर पर असली बदलाव कैसे होता है। नोट्स में कई नाम हैं, सलीम अली, राजेंद्र सिंह, वंगारी मथाई, सुंदरलाल बहुगुणा, लेकिन मैं सिर्फ एक नाम पर बात करना चाहता हूँ। कौन सा नाम? जादव पायंग, जिन्हें भारत के फॉरेस्ट मैन कहा जाता है। नोट्स कहते हैं कि उन्होंने अकेले दम पर असम के एक बंजर द्वीप पर पूरा जंगल खड़ा कर दिया। हाँ, माजुली द्वीप पर। लेकिन यार, व्यावहारिक रूप से कोई एक इंसान ऐसा कैसे कर सकता है? क्या ये थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताया गया? ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये सतत प्रयासों का चमत्कार है। 70 के दशक में आई बाढ़ के बाद वो द्वीप पूरा रेतीला और बंजर हो गया था। तो उन्होंने क्या किया? जादव पायंग उस वक्त सिर्फ एक किशोर थे। उन्होंने तय किया कि वो द्वीप को बचाएंगे और एक दिन में एक पौधा लगाना शुरू किया। एक दिन में एक पौधा, बस? शुरुआत में मामूली लगता है, लेकिन उन्होंने ये काम 30-40 सालों तक लगातार किया। बांस के पौधों से शुरुआत की, फिर लाल चींटियां लेकर आए ताकि मिट्टी सुधरे। क्या बात है! जड़ें मजबूत हुईं, सूक्ष्म जीव वापस आए, चिड़ियां आईं, और आज वो जंगल 1360 एकड़ से बड़ा है, न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क से भी बड़ा। अरे बाप रे, अविश्वसनीय! मतलब एक आदमी का संकल्प पूरी प्रकृति की मशीनरी को फिर से चालू कर सकता है। बिल्कुल, और वहां बाघ, गैंडे और हाथियों के झुंड रहते हैं। यहाँ ना मुझे एक बात समझ आ रही है। मॉन्ट्रियल, क्योटो, रियो, ये सब टॉप डाउन अप्रोच है। ऊपर नीतियां बनती हैं और नीचे लागू होती हैं। सही कह रहे हैं आप। लेकिन जादव पायंग या राजेंद्र सिंह, ये बॉटम अप अप्रोच है। तो लंबी अवधि में असल में काम क्या करता है? वैश्विक नीतियां या आम इंसान की जिद? देखो, इस फाइल का सही विश्लेषण करें तो हमें दोनों की जरूरत है। अंतर्राष्ट्रीय नीतियां एक फ्रेमवर्क देती हैं, वो बड़े उद्योगों को रोकती हैं। नीतियां अपने आप में मिट्टी तो नहीं खोदती? बिल्कुल, उसके लिए जादव पायंग के हाथों की जरूरत होती है। टॉप डाउन अप्रोच बीमारी को फैलने से रोकता है, लेकिन बॉटम अप अप्रोच शरीर में नई जान फूंकता है। क्या सटीक बात कही आपने। नीतियां बीमारी रोकती हैं और महानायक जान फूंकते हैं। हाँ, एक के बिना दूसरा हमेशा अधूरा रहेगा। तो अगर हम आज की इस गहन चर्चा को समेटें तो हमने 71 के रामसर से लेकर मॉन्ट्रियल के आसमान और माजुली के जंगलों तक का सफर तय किया है। और हमने ये भी देखा कि कैसे ये वीआईपी विवेक सर के पर्यावरण नोट्स सिर्फ परीक्षा पास करने का साधन नहीं है। बिल्कुल, बल्कि ये हमारे इतिहास के सबसे बड़े संकटों का दस्तावेज हैं। वो ट्रिक्स, खतरा, बेहतर वीरान, सत्ता, ये एक छात्र को परीक्षा में नंबर जरूर दिला देंगे। लेकिन इस ज्ञान का असली मकसद उस कमरे से बाहर निकलकर ये समझना है कि हमारा घर किन खतरों से गुजरा है। एकदम सही। लेकिन जाने से पहले मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहता हूँ। हाँ, बताइए। आज हम 2026 में बैठे हैं। जब 92 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, तब किसी ने एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कल्पना नहीं की थी। और आज एआई के सर्वर पूरी दुनिया की ऊर्जा निगल रहे हैं। बिल्कुल, किसी ने नहीं सोचा था कि इंसान अंतरिक्ष में इतने सैटेलाइट भेज देगा कि स्पेस डेब्री या अंतरिक्ष का कचरा एक नया खतरा बन जाएगा। ये सच में सोचने वाली बात है कि हर दशक अपनी एक नई और अदृश्य बीमारी लेकर आता है। तो हम सबको सोचना चाहिए कि अगर आज दुनिया भर के देश एक नया प्रोटोकॉल बनाएं तो वो किस नए खतरे से हमें बचाएगा। और क्या हम उस नई बीमारी का इलाज ढूंढने में फिर से देर कर देंगे या वक्त रहते संभल जाएंगे? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। और इसी विचार के साथ हमारी ये गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है। इस मेडिकल फाइल को फिलहाल बंद करते हैं, लेकिन अपनी आंखें हमेशा खुली रखिए। सीखते रहिए और सवाल पूछते रहिए।